नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और केरल पंजाब की सीटों पर मतदान की तारीख जो पहले 13 नवंबर निर्धारित की गई थी, उसे चुनाव आयोग ने बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया है। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक विभिन्न त्योहारों की वजह से केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर के बजाय अब 20 नवंबर को होंगे, यानी एक हफ्ते बढ़ा दी गई। चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि 15 नवंबर को चूंकि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है और गुरु नानक देव जी की जयंती है, ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, आरएलडी और दूसरे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों ने मतदान की तारीख बदलवाने की मांग की थी। इसी मांग पर चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख में बदलाव कर दिया है। यूपी में गाजियाबाद सीट, सदर, मीरपुर, कुंदरकी, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेरी, मंझावा सीटों पर मतदान होना है। यूपी की सियासत में खुद को मजबूत बनाने के लिए सियासी दल रोज नए नए विवाद भी खड़े कर रहे हैं। अब मतदान की तिथि बढ़ाने पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि क्या चुनाव आयोग को तिथि तय करने से पहले त्योहार का पता नहीं था। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। सच्चाई यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में काम कर रहा है चुनाव आयोग। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि वाकई चुनाव तिथि आगे बढ़ाने से बीजेपी को किसी तरह का फायदा होने की कोई उम्मीद है। इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद होंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। तो क्या जब पहले डेट डिसाइड कर रहे थे तब अवकाश का पता नहीं था? त्योहार तो पहले से डिसाइड रहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए परेशान है और चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। उनके मनचाहे हिसाब से चुनाव तय कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से डेट दे रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से अधिकारी सुनिश्चित कर रहा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप ऐसे कैसे, बिल्कुल चुनाव जब नजदीक आ जाए तो आप डेट आगे बढ़ा सकते हैं। पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन कराएगी। आप बाई इलेक्शन साथ में नहीं करा पा रहे हैं दो राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ, और आप बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। जनता ये झूठा जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसको समझने की जरूरत है देश की जनता को कि ये चंद सीटों के बाई इलेक्शन साथ नहीं करवा पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कितनी भी डेट आगे बढ़वा लें, जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इन उपचुनाव में कुछ नहीं बचा है। सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत ये जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख की जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। देश में जिस तरह से घमासान तेज है, उसके बाद चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है, सवाल खड़ा हो रहा है। इससे पहले हरियाणा चुनाव में भी चुनाव आयोग ने जिस तरह से काउंटिंग कराई, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। फिर कांग्रेस ने उस पर शिकायती पत्र भेजा था। शिकायती पत्र के जवाब में चुनाव आयोग ने बहुत कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया था। चुनाव आयोग ने लिखा था, बेबुनियाद संदेह अशांति पैदा करने की क्षमता रखते हैं, और तमाम जो भाषा थी कांग्रेस ने उसका जवाब दिया था और कहा था आयोग के लहजे, उसके भाव, उसकी भाषा पर हमको आपत्ति है। सवाल उठाना हमारा काम है, हम विपक्ष में हैं और सरकार के दबाव में जो है चुनाव आयोग काम कर रहा है। उसी के मद्देनज़र अब जब चुनावों की बात की गई है तो 13 के बजाय 20 की गई, तो विपक्ष का कहना है कि चूंकि बीजेपी हार रही है, उसको चुनाव प्रचार के लिए, उसको और अपनी मजबूती लाने के लिए ये एक हफ्ते का और मौका दिया गया है। इसी तरह मिल्कीपुर में जिस तरह से चुनाव नहीं हुआ, उसको भी बार बार साथ में लाया जा रहा है। और अखिलेश बोल रहे हैं तो बीजेपी जितना चुनाव हारेगी उतना, जितना टालेगी उतना हारेगी। अब तमाम विवाद खड़े हो गए हैं इसको लेकर। कांग्रेस एक और सवाल खड़ा कर रही है। वो कह रही है कि जब बाई इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं ये लोग, ये चुनाव आयोग,
तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे करा पाएंगे, ये भी एक बड़ा विवाद का विषय है। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो शीतकालीन सत्र है संसद का, उस सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आने वाला है, उसको लेकर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं कि जो है इस तरह जो है वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो पाएगा। इतना बड़ा देश है, जब उपचुनाव कुछ ही सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो ढंग से नहीं हो पा रहे। तो चुनाव आयोग कहना है कि 13 तारीख को हमने डेट निर्धारित की थी, 15 को त्यौहार है, हमें लगता था कि त्यौहार निपट जाएगा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं स्नान करने, हो सकता है न लौट पाए। अब चुनाव आयोग के तर्क में कितना दम है और जो विपक्ष का संदेह है उसको कितना दमदार है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, चलते हैं उनके पास, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शम्सी आज़ाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता हैं दीपक पांडे हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, एक बार आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से चुनाव आयोग ने तिथियां बढ़ाई हैं, आप लोग बार बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते रहे हैं, तो एक बार फिर आप लोगों को यह मौका मिल गया है। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, और कार्तिक पूर्णिमा ऐसे राजस्थान में भी किया गया था, तो इसमें आपत्ति क्या है आप लोगों को? नहीं, देखिए नवीन जी, भारत के लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में जो एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, पहली बार इतना संदेह उत्पन्न करती है। और जब विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टियां इनसे अपने लिए न्याय की उम्मीद में कोई पत्र लिखती है या आवेदन देती है, तो उसको कह दिया जाता है कड़ा से कड़ा, जो लोकतंत्र में चुनाव आयोग की निष्पक्ष जो अवधारणा होती है उसके विपरीत जाता है। इस तरह से पत्र लिखकर जवाब दिया जाता है। फिर उसके लिए कांग्रेस पार्टी अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ेगी, और वो खुद उत्पन्न करता है। आप बताइए, ये जो आप जिस आधार पर चुनाव टाल रहे हैं, इसका तो पहले से भी पता था ना। त्योहार भाई एक दिन पहले एक दिन बाद हो सकते हैं, लेकिन ये तो पहले से ही पता था। उस समय क्या था? अगर नहीं पता था तो चुनाव आयोग की चिंतन मनन और उनकी जो है कार्य क्षमता पर अपने आप प्रश्न चिन्ह उठता है, जैसा कि ये लोग कई जगह जवाब दे रहे हैं। अब आप बताइए, यह एप्लीकेशन दिया गया, आवेदन दिया गया है चाहे किसी पार्टी द्वारा, हालांकि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया था, जो विपक्ष में इंडिया गठबंधन में एकमात्र अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब और के लिए दिया था, तो अब उसके आवेदन के आधार पर इन्होंने अपने विशेष पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, वो सोचे होंगे कुछ। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वही चुनाव आयोग उसको खुश करने के लिए करना चाहती है, करती भी है। अब उसमें तो एक हमारा है जो हमारा बहाना हो गया है। हमने आवेदन दिया था 17-18 अक्टूबर को, और आज हो रही है 3 तारीख को ये चेतन में आ गए, और इनको ये याद आया कि अरे नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो 15 दिन पहले ये दिया था इसके लिए। इतने दिन गैप किस चीज का रहा? देखिए नवीन जी, जिस तरह से और ये कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, जब एक साथ ये उपचुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को ये किस तरह से वास्तविक व्यवहारिक स्तर पर उतार पाएंगे, ये कुछ संदेह उत्पन्न करता है। ठीक है उपाध्याय जी, एक सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ शम्सी आजाद जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। शम्सी साहब, चुनाव आयोग ने तिथियां आगे बढ़ाई, सवाल बीजेपी पे खड़ा हो रहा है। बीजेपी कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग काम करता है। हरियाणा में आप सुन ही चुके थे, हरियाणा में जो जैसे नतीजे लेट आए उस पर सवाल खड़े हुए थे। यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए, जब ये एक चुनाव नहीं करा पा रहे तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या कराएंगे? ये तो बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा हो गया। सभी दर्शकों को जी इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी भाइयों,
देखिए, चुनाव अभी हो या एक महीने के बाद हो, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने हार मान ली है, ये आप समझ लीजिए। चुनाव की डेट से परिणाम पर कोई असर नहीं होता। चुनाव की डेट से सिर्फ ये होता है कि व्यवस्थाएं जो है और सुचारू रूप से हो जाती है, व्यवस्थाओं का पूरा आदान प्रदान हो जा सकता है। जो त्योहार जो है देश की जनता, जो हमारी सनातनी जनता है, जो कहा जाता है कि देश के लिए जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, तो वो अपना कम से कम त्योहार मना लेती है। तो ये चीजें अगर इनको नहीं खत्म हो पा रही भाई, तो कहते हैं भाई कि हमको त्योहार से कोई लेना देने नहीं, हम नहीं चाहते त्योहार मनाना, हम जो है। लेकिन शमसी साहब जो इतना बड़ा कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार है, गुरु नानक देव जी की जयंती है, पूरा सिख समाज जो है इसको मनाता है। पंजाब में भी चुनाव था और सिख समाज के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। क्या चुनाव आयोग में इतने पढ़े लिखे लोग, उनको पता नहीं था कि 15 तारीख को ये सब होने? सवाल तो खड़े होंगे ना। हम कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं पता था। अब जब पता चल गया है तो अगर हम थोड़ी सी डेट जो है आगे पीछे कर ले रहे तो विपक्ष कितना हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? विपक्ष के पास तो और उनको और समय मिल जाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि ये बाई इलेक्शन तो उस तरीके का है नहीं, फुल फ्लेश वाला है कि इनकी सरकार आ जाएगी। इनको तो सिर्फ ये कि अपनी ताकत दिखाना। भाई हमको ये है कि हम देखना चाहते हैं कि भाई हमने इतने समय में जो काम किया है, देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उसको कितना एक्सेप्ट किया, उसको कितना स्वीकार किया है, प्रदेश की जनता क्या चाहती है, उसका क्या मूड है, उसी हिसाब से हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में परिणाम खराब आता है तो भारतीय जनता पार्टी और मेहनत करेगी, और राज्यों में अगर अच्छा आता है तो और मेहनत करेगी। हम ये लेकर चले। लेकिन विपक्ष जो है इसको इतना तूल दिए हुए बेवजह की बातों पर पूरी अपनी दांव, पूरी प्रतिष्ठा लगाए हुए, हम तो इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। भाई हम जैसे चुनाव होता है और ये देश की स्वतंत्र एजेंसियां हैं, चाहे एनआईए हो, चाहे आपका जो ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, लेकिन सब कुछ जो है तो चाहे वो आपका जुडिशियरी पावर हो, यहाँ यही बात है कि अगर अभी सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिस भारतीय जनता पार्टी को भेज दिया जाता है कि आपने तारीख क्यों चेंज कराई चुनाव आयोग को, तो सारे विपक्ष एक साथ लड्डू बांटने लगेंगे। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। और लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट, वही चुनाव आयोग, वही ईडी, वही सीबीआई अगर ठीक है, एक सवाल, एक जवाब सबका ले लो, फिर आते हैं आपके पास। दीपक पांडे जी, आपका आवाज आ रही है? दीपक पांडे जी हमारे साथ हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ। दीपक पांडे जी कह रहे हैं भाई ये चुनाव आयोग का फैसला है, बीजेपी पे क्यों आप टारगेट कर रहे हो? आपको तो और मौका मिल गया 1 हफ्ते चुनाव प्रचार करने का, और जब प्रचार करिए, रणनीति बनाइए आप लोग। हमारी रणनीति में तो कभी कोई कमी थी नहीं। रणनीति की कमी भी तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की में थी, क्योंकि रणनीति जब बनाई गई तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से किसी न किसी तरीके से अपना सेटलमेंट करके 13 तारीख को रखवाया था। अब जब उनकी रणनीति काम नहीं कर रही है तो फिर उन्होंने अपना उसको चेंज करवा लिया। ठीक है, अच्छा है, रणनीति इनको बनानी चाहिए, लेकिन कैसे काम, थोड़ा सा बताइए कैसे काम नहीं कर रही? मतलब चुनाव आयोग के फैसले से बीजेपी को कैसे फायदा नुकसान कैसे हो सकता है? बहुत नुकसान और फायदा है। मैं आपको बताता हूँ ना, 2 कारण आपको बताता हूँ कि क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। नुकसान पहला इनको ये हो गया कि इस समय चुनाव जब अभी इस समय होता तो छुट्टियां पड़ रही थी। तमाम लोग जो बाहर, जैसे दिल्ली प्रांत में, कोई महाराष्ट्र में या कहीं अन्य प्रांतों में जो रहते हैं, वो सभी लोग अपने अपने घरों पर पहुंचे हुए थे। वोट परसेंटेज बढ़ता, अगर वोट परसेंटेज बढ़ता तो भारतीय जनता पार्टी का 100% नुकसान होता। ये पहली कमी इनको पता चली, ये पहला नुकसान। अब आइए फायदे की बात पर। फायदा इनको ये मिला कि वही लोग जब चुनाव की छुट्टियां हमारी खत्म हो जाएंगी और हम लोग अपने अपने गंतव्य को चले जाएंगे, हमको डेट अगर बढ़ जाएगी तो वही परसेंटेज हमारा कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो हो सकता है हमको लाभ मिल जाए, ऐसा ये सोच रहे हैं, परंतु लाभ इनको मिलेगा नहीं। क्योंकि जनता, जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही हर व्यक्ति के पास इस समय बुद्धि है, विवेक है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सब लोग जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की नीतियां चल रही हैं वो नीतियां बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। अब पहले चुनाव आयोग यही डेट निकालता है जिसमें कहता है कि हाँ छुट्टियां हैं, छुट्टियों की वजह से दिक्कतें नहीं है, हमको चुनाव कराने में आसानी होगी। आज वही कहता है कि हमको छुट्टियां होने से, हमारा त्योहार बीच में आने से हमको दिक्कतें होने लगी। तो आप समझिए ना कि कहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। अगर रणनीति बनाने का चुनाव आयोग का और भारतीय जनता पार्टी का इतना ही मिलाप है तो इनको एक और चीजें करनी चाहिए थी
कि किसी भी दल को चुनाव लड़ने की अनुमति ना मिले उपचुनाव में। उपचुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़े और चुनाव वो जीत जाए। फिर चुनाव कैसे होगा? फिर चुनाव जीते कितना अच्छा हो सक जाएगा। फिर तो चुनाव ही नहीं होगा ना। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध चुनाव जीत गई, कितना अच्छा हो सक जाता। ये भी है, इनको करना चाहिए था। इसमें रणनीति में थोड़ा सा फेल हुए हैं, इस पर इनको थोड़ा सा काम करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप तंज कस रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। दीपक पांडे जी, अमिताभ कुमार साहब, जिस तरह के आप देख रहे हैं रिएक्शन आ रहे हैं चुनाव आयोग के फैसले पे, वैसे तो आमतौर पर लगता है कि कोई रूटीन फैसला है, एक हफ्ते बढ़ा दिया गया, जो एक हफ्ते पहले होना है वो एक हफ्ते बाद हो जाएगा। लेकिन इसके किंतु परंतु बहुत ज्यादा है। चुनाव आयोग चूंकि पहले मिल्कीपुर का चुनाव नहीं कराया उसने, तब सवाल खड़े हुए। हरियाणा के जो चुनाव नतीजे जिस तरह से लेट आए उस पर सवाल खड़े हुए। अब यहां पर विवाद फिर तीसरा, ये बार बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई, मेरा सवाल आपसे सीधे है, क्या वाकई एक हफ्ते आगे बढ़ाने से बीजेपी को फायदा होगा? क्या, किस तरह से फायदा होगा? अमिताभ कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। हाँ, सवाल सुना आपने? हाँ, हेलो, बोलिए बोलिए। ये सवाल एक बार दोहराइए अपना। सवाल मेरा ये है कि चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, चाहे मिल्कीपुर की बात रही हो, चाहे हरियाणा के चुनाव नतीजे देरी से आने की बात रही हो, और अभी ये चुनाव तिथियां बढ़ाने की बात है। तो बार बार विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग जो है ऐन मौके पर उनके इशारे पर ये करता रहता है। पहले कहा गया था और आखिर दौर तक उसने इंतजार किया, और जब देखा कि बीजेपी जो है अच्छा नहीं कर पा रही चुनाव में, तो फिर चुनाव एक हफ्ते और दे दिया मौका उनको, चलिए प्रचार और कर लीजिए और अपना संगठन मजबूत कर लीजिए। तो मेरा सवाल ये, क्या वाकई इससे फर्क पड़ेगा? एक हफ्ते का समय जो पहले नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे? जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मान रही हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वैसे भी 15 दिन आगे पीछे होने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने जाता है। जनता अपना मन बना लेती है, वो जानती है कि किसे उसे वोट करना है। भारतीय जनता पार्टी मान रही है। ये जो है, इसमें ये हो सकता है कि कुछ खर्च बढ़ जाएगा उम्मीदवारों का। भाई जो भी 5-7 दिन ज्यादा उनको थोड़ा सा मैदान में रहना पड़ेगा, चर्चाएं और प्रचार और ये सब चलेगा, तो खर्च तो बढ़ेगा थोड़ा सा उनका। और ये बहुत माइनर करेक्शन है, ऐसे हमेशा होता रहता है। अक्सर इलेक्शन में ऐसा होता रहता है कि डेट कुछ बढ़ाना पड़ गया, आगे हो गया, पीछे हो गया। नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई जन सुविधाओं को देखते हुए ही इलेक्शन के डेट फिक्स किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें रह जाती हैं। तो कोशिश यही होती है कि जनता को सही समय पे चुनाव के लिए बुलाया जाए, ताकि कम से कम बाधाएं हो उसके रास्ते में वोटिंग करने के बाद। हम अब इसको लेकर के चूंकि चुनावी माहौल है, कुछ ना कुछ बोलना है, तंज करना है, तो ये होगा, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। लेकिन मुश्किल की बात ये आती है कि जिन संवैधानिक संस्थाओं को, जैसे न्यायालय है या निर्वाचन आयोग है, इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना जो है ना, मुझे लगता है कि पार्टियों को, नेताओं को बचना चाहिए। ये बहुत एक गलत परंपरा चल रही है। ये लोग उनको भी लपेटने की कोशिश करते हैं, उनको अपने प्रभाव में लाने की। ये राजनीतिक साजिश है एक तरीके से नेताओं की, जो गलत राजनीति से काम करना चाहते हैं कि सरकार में आने के बाद उनको लगता है कि अब हम मालिक हैं और जितने विभाग हैं उनको हम अपने तरीके से ही चलाएंगे। निश्चित रूप से आपके आदेश पे चलेगी सरकार, आपकी नीतियों के हिसाब से चलेगी, लेकिन आपकी मनमानी नहीं चलती है। सरकार का अपना एक तरीका होता है, संवैधानिक तरीका होता है, उससे चलेगा। चुनाव आयोग क्यों किसी एक पार्टी के बयान पे या उसके तौर तरीकों को अपनाएगा? उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। निश्चित रूप से 90-91 तक वैसा नहीं होता था, लेकिन टीएन शेषन के आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने निर्वाचन आयोग में जो सुधार किए और जो प्रशंसनीय काम किया, उसके बाद बहुत अंतर आया है। निर्वाचन आयोग अब अपना हक जो है वो बताता है, अपना तरीका बताता है, जिस तरीके से वो काम करता है। नहीं तो हमको याद है, हम तो उस वक्त भी रिपोर्टिंग में थे, तो उस दौरान कितनी पोल की रिगिंग होती थी, कितनी बदमाशियां होती थी, कितनी गुंडागर्दी होती थी। लोग पेटियां उठा के ले जाते थे, बैठ करके छापा करते थे। उन सब चीजों में बहुत अंतर आया है। बिहार, बंगाल के तो बहुत से इलाकों में कभी भी सही तरीके से चुनाव नहीं हुआ करते थे। मुझे याद है, बहुत भयानक हालत हुआ करती थी। हम रिपोर्टिंग करने वाले भी कई बार परेशानियों में पड़ जाते थे ऐसे इलाकों में।
घेर लेते थे लोग, अचानक हुजूम जमा हो जाएगा, किसी को काम ही नहीं करने देगा। पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी, 5-7 पुलिस वाले होते थे, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो कुछ बोले। वो गांव का जो प्रधान है और कुछ जो लोकल बड़े नेता है आकर के बैठ जाएंगे और अपनी मर्जी से छपवा करके और जमा करके चले जाएंगे। कई बार पार्टियों के जो एजेंट होते थे वो आपस में मिल जाते थे, उनको पता होता था क्या करना है। तो ये सब वो भी पोल की रिगिंग थी, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र निर्णय के हिसाब से वोटिंग करने की सुविधा प्रदान करना। अब वहां पे 2 दल मिलकर के कुछ कर रहे हैं तो वो भी बहुत गड़बड़ है। तो वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, बहुत हद तक खत्म हो चुकी हैं। आज पूरे देश में बहुत कम हिंसा की घटनाएं होती हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भाई चुनाव निर्वाचन आयोग जो है उसको अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप में न घसीटें, उसको इस तरीके से लोगों के सामने न पेश करें कि वो पक्षपात करता है या ऐसी बातें करता ठीक है। और ये बहुत माइनर सा करेक्शन है, इसको लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उपाध्याय जी क्या कहिएगा, समझा रहे हैं आपको अमिताभ कुमार जी? हम अमिताभ जी के बात को सुना ध्यान से। उन्होंने TSS से लेकर आज तक जो कमियां पहले थी ये इनके पहले सुधर चुकी थी स्थिति। हाँ, ये बात अलग है कि पहले के चुनाव आयोग में मशीनें 99% चार्ज नहीं हुआ करती थी और चुनाव संपन्न हो जाता था, और वो भी जहां पर 99% मशीनें चार्ज है खास तौर से सत्ताधारी पार्टी के ही लोग जीतते थे। ऐसा पहले नहीं होता था, अब ये इस समय हो रहा है। और इसका क्या व्यवस्था किया जाता है ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शमसी आजाद जी बता ही दिए हैं कि भाई व्यवस्था करने में आसानी हो जाएगी। हरियाणा में 2 दिन 3 दिन केवल चुनाव 2 दिन शायद चला था, और उसी में चुनाव के 1 दिन पहले तक वहां के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हमने सब व्यवस्था कर ली है, हमने सब व्यवस्था कर ली है। संभवतः हो सकता है उस व्यवस्था में यह कमी रह गई हो, उसको करना हो। आज सुबह ही आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई चुनाव आयोग को, जिस तरह से 11 तारीख को अंतिम नामिनेशन डेट के अंतिम दिन 11 बजे तक ही उन्होंने वो सीमा रखी है। उसके बाद जो उन्होंने पर्चा भरा उसको कैंसिल कर दिया, तो उन्होंने लिस्ट माना, वो अलग बात है। लगातार इनको और किस तरह से कांग्रेस पार्टी और सभी शिवसेना अन्य पार्टियों ने वहां की DGP रश्मि शुक्ला जी को हटाने के लिए कह रहे थे, और जब उन्होंने कहा 20 तारीख को डेडलाइन दिया और सुबह सुबह चुनाव आयोग को फटकार ही पड़ी हाई कोर्ट की, तो वहां बदले। तो उस सब को बदलने के बाद हो सकता है नए DGP को व्यवस्था करने में ज्यादा टाइम लगता। नए DGP आ रहे हैं तो महाराष्ट्र में तो नहीं है, वो उनके असिस्टेंट रहे हैं, उन्हीं को बना दिया गया है, तो उनको क्या टाइम लगता है? अंतर क्या है? और जिस तरह से चुनाव की घोषणा करते समय ये रणनीति तो इनको समझ में आ गई भारतीय जनता पार्टी की कि 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव कराएं, 23 को मतगणना कराएं, 25 दिन तक सीमा है, 25 तारीख या 26 तक 1-2 दिन बचेगा। अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो ये महागठबंधन के लोग हैं जो भाई विभिन्न घटक दल है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में बात करने में टाइम लगेगा और कुछ कम बेसी होता है, तब जब राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और फिर हम 4-6 महीने समय देकर दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ देंगे, जैसा प्राय करती रहे। ये रणनीति चुनाव आयोग को समझ में आ गई, और ये रणनीति नहीं कि जी क्यों नहीं कुछ कह रहे, क्या कुछ कह रहे हैं? सुन लीजिए, वो अमिताभ जी को जवाब दे रहे हैं। बोलिए अमिताभ जी। नवीन जी, और जब एक चुनाव की घोषणा करने बैठे, उपाध्याय जी जवाब ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जवाब ले लीजिए, बोलिए अमिताभ जी। पता नहीं चला भाई, कांग्रेस का अपना अनुभव रहा है, अपना भय रहा है। जिस तरह से सत्ता का इन्होंने इस्तेमाल किया है, हनक का इस्तेमाल किया है, 90-91 तक जिस तरीके से निर्वाचन आयोग को भीगी बिल्ली ये लोग बना के रखते थे, तो वही डर इनका बोलता है। इनको लगता है कि अन्य सरकारें भी वैसा ही करती हैं, तो इसीलिए इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कम से कम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक पद है, उनका सम्मान करना सीखिए। सबसे पुरानी पार्टी है आप इस देश की। आप लोगों ने बहुत ही जो है हनन किया हुआ है संवैधानिक और लोकतांत्रिक तौर तरीकों का, और उसका प्रतिफल देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो अब थोड़ा सा जनता के सामने एक अच्छा सा चेहरा बनाइए,
सम्मान कीजिए अपनी सरकार का, अपने संवैधानिक संस्थाओं का। आपका उसके निर्माण में काफी हाथ रहा है, तो वो सब सीखना पड़ेगा आपको, मुझे लगता है फिर से। ठीक है, बोलिए उपाध्याय जी। अमिताभ जी से हम कहना चाहते हैं कि ये चुनाव आयोग का वह भी दौर था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के एक ड्राइवर और जो उनके सहायक थे, उन्होंने सरकारी गाड़ी का उपयोग कर लिया था, चुनाव उनका रद्द हो गया। एक चुनाव आयोग वह भी हुआ करता था। टीएस शेषन के जमाने का आपने बात किया, मुलायम सिंह यादव का ही जो है वहां पर चुनाव उन्होंने रद्द कर दिया था कुछ आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामले में। और आज सत्ताधारी पार्टियों के नेता, मुख्यमंत्री किस तरह से, देखिए हेमंत बिश्व शर्मा जी झारखंड में क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, किस तरह से धर्म विशेष को टारगेट करने की बात कर रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, खुला छूट। हमारे प्रधानमंत्री क्या क्या बोल रहे हैं, पहले तो लोकसभा चुनाव में क्या क्या बोला, एक भी नोटिस नहीं। चलिए आऊंगे उपाध्याय जी, उस पर आएंगे, उस पर एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, छोटा सा ब्रेक बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। तार फूक अपना ना देखिए दिवाली, साड़ी ना पराड़ी वीरा साड़ी ना पराड़ी, हो साड़ी ना पराड़ी वीरा साड़ी ना पराड़ी। किन्ने जीव जंतुआं दी मिट्टी विच थारे, रुखा पौधिਆਂ ते उत्ते नचदी बहारे। बचे रहन कुग्गियां दे बच्चे साने टाली, साड़ी ना पराड़ी वीरा साड़ी ना पराड़ी। वेख धुएं नाल हाल हुंदा कि चुफेरदा, सिखर दुपहर दी से मंजर हनेरदा। सारी कायनात जापे होई काली काली, साड़ी ना पराड़ी वीरा साड़ी ना पराड़ी। मंडी विच पिया सारा झोना विक लैण दे, धरती दा थोड़ा जिहा सां टिक लैण दे। अगली फसल लई एडी कादी काली, साड़ी ना पराड़ी वीरा साड़ी ना पराड़ी। हो साड़ी ना पराड़ी वीरा साड़ी ना पराड़ी। गुरु नानक देव जी दी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਓ। ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਵੀਰਾ ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਓ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਹ ਵੀ 80% ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के उपचुनाव में तिथियां 13 नवंबर से 20 नवंबर कर दी चुनाव आयोग ने। उस पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्षी दल और कह रहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम चीजें की गई हैं। अखिलेश जी का बयान आया, कांग्रेस के तमाम नेताओं का बयान आया, हमारे साथ भी कुछ खास पार्टी के प्रवक्ता और नेता मौजूद हैं। एक बार फिर चलते हैं उनके पास, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शमसी आजाद साहब हैं प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, दीपक पांडे हैं समाजवादी पार्टी के और अमिताभ कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। शमसी आजाद साहब, आपने सुना होगा आपके विरोधी दल लगातार क्या क्या बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसमें एक और बात जोड़ रही है, वो कह रही है कि जब योगी जी दिल्ली जाकर मोदी से मुलाकात किए, उनको सारी रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद ये फैसला आया है। अखिलेश जी कह रहे हैं पक्का हार रहे हैं, जो रिपोर्ट इनके निकली, जो सर्वे इनके निकले, उससे लग रहा है कि ये उपचुनाव हार रहे हैं और इसलिए जो है इन्होंने चुनाव आयोग से कह के डेट बढ़वा दी ताकि एक हफ्ता और मिल जाए और फिर उसके बाद ये अपने संगठन को मजबूत करके जहां कमियां उसको दुरुस्त कर सकें। तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो है मजबूत रहें और जोश से भरे रहें। अब इस पे क्या कहिएगा? तो मानते हैं कि एक हफ्ते के समय अगर भारतीय जनता पार्टी ने लिया तो उनके कार्यकर्ता, उनका संगठन मजबूत हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की भी हताशा और निराशा का ये आलम है कि इतनी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच गया कि मानसिक संतुलन अपना अखिलेश यादव जी ने भूल गया है,
अहंकार में इतना डूबे हुए हैं कि चुनाव आयोग, अरे भाई चुनाव आयोग, अगर आपका यकीन नहीं है तो आप चुनाव का बहिष्कार करिए कि दिन चुनाव नहीं लड़ सकते। भाई देश की संस्थाएं हैं, देश की संस्थाओं को गई है। आप सोचेंगे कांग्रेस के जमाने का चुनाव आयोग है जो कांग्रेस के इशारे पे चला करता था, तो आज तो ऐसी बातें नहीं है। आज पूरी तरीके से पारदर्शिता है, आज आप अपनी बातें कह सकते हैं। और जिस तरीके से जो हवा बन रही है उसमें तो हमें ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हार मान चुकी है। जिस तरीके से एक बहुत बड़ी पार्टी देश की कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश से जो है वाकवर कर दिया और पूरी तरीके से ये मान लिया कि उत्तर प्रदेश में हमारा कुछ भी नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के रहमो करम पर अपनी जमीनें तलाश रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव भी चाणक्य बुद्धि रखते हैं वो, और उनको पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें भी दे दी गई होती और कांग्रेस पार्टी कहीं 2 सीटें जीत जाती तो उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः उनको पैर जमाने का मौका मिल जाता और ये वही समाजवादी पार्टी के वोटर पर ही अपनी कहीं न कहीं सेंध लगाते। तो अखिलेश यादव ने उनको आखिरी टाइम में मना कर दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ही सीट मांग रही थी, हमको मीरापुर की सीट दे दिया जाए, हम वहां से चुनाव लड़ लेंगे। तो ये 2 सीटें हम पूरी तरीके से हार रही है। कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करा के बाकायदा लिखित में दिया है कि हमको 2 सीटें नहीं 1 सीटें चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने उसके लिए भी मना कर दिया, क्योंकि अखिलेश यादव का ये सिद्धांत रहा है कि हमेशा धोखा देने की राजनीति, हमेशा अपने गठबंधन दल के नेताओं को, अपने गठबंधन दल के लोगों को जो है धोखा देने की राजनीति जिस तरीके से उन्होंने पूर्व में किया, जयंत चौधरी हो, चाहे प्रसाद जायसवाल हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कांग्रेस, तो सबके साथ उन्होंने ये किया। और आज देखिए कि ये गठबंधन की बात भी करते हैं और उसके बाद अभी आपने देखा कि हरियाणा में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सामने से लड़ रहे। जम्मू और कश्मीर तक में आपने देखा कि ये जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर भी आप देखें कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। झारखंड में भी चुनाव हो रहा है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने। तो ये कौन सा गठबंधन है, ये कौन सा 2 दिलों का मेल है कि धोखा भी देना है, साथ में भी रहना है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई भी लड़ना है और एक दूसरे के साथ भी रहना है। तो जनता इन चीजों को पूरी तरीके से समझ गई है। जनता अब इनके बहकावे में, इनके भ्रमित करने में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की जनता, 25 करोड़ की आबादी की जनता जो है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के मंसूबों को पूरी तरीके से समझ गई है। और वो जब भी वोट देने की बात अगर आती है, वो जब भी वोट देना चाहती है तो उसके सामने 2012 से 2017 तक का पूरा घटनाक्रम सामने आ जाता है आंखों पे। जब त्राही त्राही करता हुआ उत्तर प्रदेश था, दंगों के हवाले उत्तर प्रदेश था, आग के हवाले उत्तर प्रदेश था, जेलों में बंद उत्तर प्रदेश था, कर्फ्यू में उत्तर प्रदेश था, कारखाने बंद हो गए थे, मिलें बंद हो गई थी, रोजगार खत्म हो गए थे, माफियाओं का राज हो गया था। वो माफिया पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में आ भी हो चुके थे। लोग संगीत के साए में जिंदगी बसर किया करते थे। एक ही नंबर की गाड़ियां उत्तर प्रदेश में चक्कर लगाया करती थी। गाड़ियां जो है, गाड़ियों के शीशों से संगीनें बाहर निकला करती थी। कोई छोटा सा मकान भी बनाता था तो गुंडा टैक्स दिया जाता था। घर से परिवार का आदमी अगर रोजगार के लिए जाता था तो उसकी वापसी की गारंटी नहीं हुआ करती थी। बच्चे अगर स्कूल जाते थे शिक्षा के लिए तो उनके अपहरण कर लिए जाते थे। कब की बात, शमशी साहब कब की बात कर रहे हैं आप, कब होता था साहब? 2012 से 2017। अच्छा, अखिलेश जी की सरकार के दौरान? अच्छा, वो कह रहे हैं जी। ठीक है, तो दीपक जी जवाब देना चाहेंगे इस पे। जब गुंडा राज चरम सीमा पर था, जब उत्तर प्रदेश को जो है माफिया राज के नाम से जाना जाता था, जब पूरे देश के अपराधी उत्तर प्रदेश में शरण लिया करते थे, पूरे देश के माफिया उत्तर प्रदेश में अपना जो है पैर पसार रहे थे, तो वो वक्त 2012 से 2017 तक का था। लेकिन उसी वक्त एक उदय होता है साधु संत के रूप में पढ़ा लिखा एक हमारे बीच का रहने वाला योगी आदित्यनाथ, जिसने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और उसके बाद वो माफियाओं का हाल किया। किसी से बताने की जरूरत नहीं है, न उनको जमीन में जगह मिली, न पाताल में जगह मिली। और आज जो है तो कुछ लोगों का एनकाउंटर हो चुका है, या कुछ लोगों ने प्रदेश छोड़ दिया, या उसके बाद अगर बच्चे कुछ लोग हैं तो जेल में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता, आज वो महिलाएं जो पूर्वांचल की यात्रा करती थी तो पहले मना कर दिया जाता था कि गाजीपुर बलिया की तरफ यात्रा न करना, उधर जो है लुटेरे हैं, उधर डाकू हैं। लेकिन आज हमारी माँ बहनें अगर यात्रा करना चाहती है तो परिवार के लोग कहते हैं किसी भी समय जा सकते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जा सकते हैं, आप इधर आगरा मेरठ हाईवे से जा सकते हैं, इधर बलिया से जा सकते हैं, इधर गाजीपुर, तो सारी जगह पर अमन चैन है। आज रातों में जो है महिलाएं अपना घरों से बाहर निकलकर भी सुरक्षित महसूस करती है। तो ये सारी चीजें जनता कहीं ना कहीं देख रही ना। अब उसको जो है कुछ सीटों का चुनाव है, अगर चुनाव आयोग ने उसको बढ़ा दिया, और वो भी हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश में तो एक और राज्यों में, पंजाब और कुछ एक राज्यों में बढ़ाया, सारे राज्यों में बढ़ाया भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो सनातनियों का थोड़ा सा वर्चस्व ज्यादा है, यहाँ पर त्योहार को मनाने वाले ज्यादा है। तो त्योहार के मद्देनजर इन चीजों को अगर थोड़ी सी तारीख बढ़ा दी गई है तो हमें नहीं लगता कि इसमें कहीं से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को नुकसान सिर्फ तारीखों से अगर मिल रहा है
तो हमें नहीं लगता कि अगर आने वाले 6 महीने के बाद अगर चुनाव होगा, 1 साल के बाद भी चुनाव होने वाले, तो उसमें तो हमारे ख्याल से समाजवादी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और भाजपा को 1 साल के बाद जो चुनाव 2027 में जो चुनाव आ रहा है, 2029 में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो भाजपा को तो बहुत समय मिल जाएगा ना। आपके पास क्या है, क्योंकि आप जनता के बीच में जाते ही नहीं, आपको भी ये पता है कि अगर समय मिलेगा तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। हम तो अपना ऐसे में चद्दर तान के सोए रहेंगे, हम तो अपना ट्विटर और फेसबुक पर राजनीति करते रहेंगे, जहाज से विदेश की यात्रा करते रहेंगे, मतदाता के बीच। आपकी बात आगे जवाब ले लीजिए दीपक जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इन्होंने बहुत बढ़िया सा महिमा मंडन जो किया है, बहुत अच्छा लगा। यही भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद से आज तक चुनाव के जीती। लेकिन आपके सवाल भी खड़े किया, अपना महिमामंडन किया, और आपके कार्यकाल के दौरान जो है उस पर कई सवाल खड़े किए। बोले संगीने घूमते थे गाड़ियों के बाहर। मैंने आपसे बताया ना कि यही तो महिमा मंडन करते हैं। इन्हीं के समय में आज उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टोडियल हत्याओं में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। उसके बारे में बखान नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं बताएंगे। देखिए, तमाम सी कमियां भारतीय जनता पार्टी से छुपाना ही चाहती है, उसको कुछ दिखाई देना नहीं चाहती है। ठीक है, अच्छा है जो कर रही है, बहुत इनकी इस बातों पर नहीं आना चाहते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। हम जिस मुद्दे पर आए हैं उस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन दीपक जी अखिलेश जी बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव ये हार रहे इसलिए जो है डेट बढ़ा रहे हैं। तो हारने की आप भी तो तैयारी करोगे 7 दिन में, आपकी तैयारी भी तो मजबूत होगी। देखिए, बात आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने आपको 2 चीजें शुरुआत में ही, जब मैंने अपना पहले ही आपको बताया, उसमें 2 चीजें आई। मैंने कहा कि जब चुनाव इस समय होता तो 100% चुनाव का परसेंटेज बढ़ जाता। अगर 10 से 15% भी चुनाव का परसेंटेज बढ़ जाता तो भारतीय जनता पार्टी आज हाशिए पे खड़ी होकर नजर आती। लेकिन वही 10% अगर इनका वोट बैंक घट जाएगा तो इनको चुनाव में जीतने में आसानी होगी। घटेगा कैसे? जब डेट बढ़ी है तो चुनाव, जो लोग बाहर गए अपने घर लौट के आएंगे, वोट डालेंगे, घटेगा कैसे? नहीं भाई, आप कहाँ कैसी बातें कर रहे हैं। जब समय चुनाव के समय पे, जब चुनाव, जैसे आप जान लीजिए कि जैसे त्योहार पर जो छुट्टियां मिलती है, चुनाव छुट्टियां खत्म होने के बाद कि जो भी आदमी अपने गंतव्य को लौट जाएगा वो वोट डालने के लिए नहीं लौट पाता है। जो छठ में जो लोग आए थे उनकी बात कर रहे हैं आप? तो छठ में लोग आए होंगे, वो 13 तारीख को वोट डाल के जाते। बिल्कुल वोट डाल के जाते। वो इसी का तो इनको पता चला, इसी की जानकारी योगी जी को हुई। यही बात इतनी ज्यादा है कि वो मतलब 9 सीटों पर जो इतनी ज्यादा उनकी संख्या होगी कि उससे रिजल्ट बदल जाएगा। मैं 9 सीटों की बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे कोई भी त्योहार हो, आदमी वोट देने के लिए आएगा, हिंदुस्तान में रहे चाहे कहीं पर भी रहे। अगर आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चुनाव होता तब भी 10% वोट बढ़ते। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होता दीपक जी तो मान लेता आपकी बात। केवल 9 सीटों पर हो रहा है, जहाँ 50-50, 60-60 हजार, 1 लाख 1.5 लाख वोट है। उसमें से अगर 2-4-5 हजार लोग चले भी गए, मान लीजिए आपकी बात, तो वो सब सारे वोटर आपके नहीं होंगे, सारे बीजेपी के नहीं होंगे। विधानसभा में 3.5 लाख से वोटर कम नहीं होता है, पहले मान्यवर आप जान ले। चले 3.5 लाख में कितने छठ वाले लोग होंगे? हर जगह छठ वाले लोग भी नहीं होते हैं। दिवाली तो बहुत लंबा समय हो गया है, 13 तारीख तो दिवाली वाले जो आए होंगे वो तो चले ही जाएंगे। छठ वाला मान सकते हैं एक बार आपको 8 तारीख को छठ है। चुनाव होता तो वो जाते, वो टिकते, वो रुकते, वो वोट डाल के जाते। लेकिन जो इन्होंने चीजें किया है, अब इनको यही सब चीजें पता पता लगने के बाद माननीय योगी जी पहुंच गए दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगाने और कहा कि बस हमारा तुरंत चुनाव में बड़ा नुकसान हो रहा है, अगर आप ये सब चीजें कर लेंगे तो उसको मैनेज कर लेंगे। अभी आप ये छोड़ दीजिए, अभी तमाम लोगों के तबादलों की भी सूची आने वाली होगी, 2-4 दिन में वो भी आप देखेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की सूचियां आएंगी आप उसको देखिएगा। चुनाव आयोग बताएगा कि हाँ इनके द्वारा न्यूसेंस पैदा हो सकते थे, मैं इनको हटाना चाहता हूँ, मैं इनको हटाऊंगा, मैं इनको लाऊंगा। तो उससे क्या करना चाहते हैं? मतलब 2-4 दिन के अंदर सूची ना आ जाए तो उसको आप बताइएगा। तो उससे क्या होगा? अधिकारियों को हटाने से मतलब किस तरह से फायदा होगा बीजेपी? बिल्कुल फायदा होगा। जो इनके होंगे उनको हटाया गया होगा। जहाँ सूचीबद्ध तरीके सूचियां नहीं मिल पाई होगी उनको हटाया गया। जिन्होंने इनको सूचना नहीं प्रदान किया होगा उनको हटाया जाएगा। जिन्होंने सूचना गुप्त रूप से प्रदान की हुई है उनको रखा जाएगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी करती है। पहले ही सरकार उनकी है तो वो पहले कर चुके होंगे। ये तो सरकार जब उनकी पहले से ही है तो पहले कर चुके होंगे, उसमें अब बीच में करने की क्या जरूरत है उनको? देखिए, करने और ना करने का प्रश्न मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम चीजें जब चुनाव आता है चुनाव आयोग करने लगता है। जब चुनाव आयोग जब चुनाव कराने लगता है तो जो भी नेता और जो भी मंत्री जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके दिमाग में एक ही बात चलती है कि हमको निष्पक्ष चुनाव कराना है।
वो निष्पक्ष चुनाव की ओर जाते हैं। जब वो जाते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी जिसकी सत्ता होती है वो यही करता है कि अपने लोगों को हटाने का काम करती है, और ये हटाएंगे। आज देखिएगा, मेरी बातों को आप बिल्कुल इसको गांठ बांध कर रख लीजिए कि 4 दिन के अंदर का सूची नहीं आएगी तो आप मुझको बताइएगा, और चुनाव आयोग के द्वारा सूची आएगी। नहीं, हम ये आपकी बाइट काट के रख लेंगे, फिर चलाने काम आएगी। बिल्कुल। अमिताभ कुमार जी, ठीक है, इसमें एक बार एक्सपर्ट कमेंट है दीपक जी। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि इनके पास सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, पुरानी बातों को बस लगा के आगे ले आना, और जो मुद्दे की बात होगी उस पर पीछे हट जाना। चलिए, आपके जो तर्क हैं इस पर एक एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं, फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। अमिताभ कुमार जी, जितनी बातें दीपक जी ने कही हैं अभी मेरी समझ में तो खड़ी कम आई है, आपका अनुभव ज्यादा है, थोड़ा समझाइए जरा कैसे, मतलब दीपक जी बता रहे हैं कि जो है लोग जो आए हैं वो चले जाएंगे, फिर उपचुनाव में फिर वो बीजेपी को, सब विरोधी वोटर थे जो समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले थे, तो वो जो है बीजेपी को फायदा होगा इस तरह। ये सब देखिए बचकाना तर्क है बेसिकली। 8-9 तारीख को छठ खत्म हो जाएगा, एक हफ्ता कौन अपनी छुट्टी वैसे व्रत की छुट्टी लेकर के बैठेगा घर पे। दूसरी बात, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने लोग गंगा जी जाते हैं, घर पे नहीं रहते हैं, तो इन सब बातों को समझना चाहिए कि भाई वो रहेगा ही नहीं घर पे। और दूसरी बात बता दूं कि वो 8-9 इतने दिन कोई छुट्टी लेके नहीं जाता है, अगर वोट देने जाता भी है तो एक दिन के जाता है, वो जिसको जाना होगा वो पक्का जाएंगे, उससे मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होनी है। और अभी ये प्रशासनिक तबादलों वगैरह की बात कर रहे हैं तो इनका अपना डर बोल रहा है, ये लोग अधिकारियों का इस्तेमाल करते रहे हैं, इसलिए इनको ऐसा लगता है। भाई ये तो सब लोग जानते हैं कि जब भी चुनाव हो रहा होता है तो जिस इलाके में चुनाव हो रहा होता है उसका प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में होता है। वहाँ पे वर्तमान सरकार भी, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे मुख्य चुनाव हो, उसका कोई हक नहीं होता है। वो काम निर्वाचन अधिकारी का होता है, निर्वाचन कार्यालय का होता है। अगर आपको कहीं किसी अधिकारी कर्मचारी से शिकायत हो तो आप शिकायत करते हैं और निर्वाचन आयोग उचित कदम भी उठाता है। तो इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता है कि कोई खास मायने रखता है। इस तरह की बातें केवल आरोप प्रत्यारोप वाली बातें हैं। ऐसे जो खोखली बातों पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है। आपको ठोस चीजों पे आना चाहिए। ये सामान्य एक परिवर्तन है, संशोधन है तिथि का, इसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि सब पार्टी को बराबर समय मिल रहा है। आप भी थोड़ा सा और प्रचार कर लीजिए, आप भी अपने लोगों को और बांध लीजिए, बहुत अच्छा है। सबको बराबर समय मिल रहा है, ऐसा नहीं कि भाजपा को ज्यादा मिल जाएगा और सपा या कांग्रेस को कम मिल जाएगा। सबके लिए बराबर समय मिलने वाला है, तो आपके लिए भी मौका है। आप भी और मजबूती से और प्रचार बढ़ा लीजिए, और लोगों तक पहुंच जाइए, और लोगों को बुला लाइए, जितने लोग आपको लगता है कि आपको वोट करने वाले हैं। तो इस तरह की दलीलें मुझे तो नहीं लगता खास मायने रखती हैं। ठीक है, प्रचार का समय है तो एक दूसरे पर आरोप लगाना है तो लग रहा है आरोप। ठीक है, दीपक जी कुछ कहिएगा, संतुष्ट हैं आप? इतना कहना चाहता हूँ, अगर सूची आती है तो उस पर ये क्या कहेंगे, मुझको इसका जवाब जरूर देते हुए जाइएगा। अगर ये सूची अगर आती है, मैं जता रहा हूँ, कम से कम 5 से 7 लोगों का नाम है, और वो सूची आएगी और चेंज होगा नाम, तो चुनाव आयोग ही अगर चेंज करेगा तो क्यों चेंज करेगा? ठीक है, सुन लीजिए क्या करें, बोल दीजिए। कांग्रेस शिकायत नहीं की, अब शिकायतें कौन कर रहा है कि किसकी वजह से ये नाम के परिवर्तन होने जा रहे हैं, सूची परिवर्तन होने जा रहा है? बोलिए अमिताभ जी, बोलिए। समय मिल रहा है, जो ये बातें कर रहे हैं, पर अविश्वास हो, समय से हो रही है। अगर समय मिल रहा होता तो आपको समय पहले भी तो, आपको क्या जानकारी नहीं थी कि 13 का जो चुनाव है हमारा, वो चुनाव आज की वजह से चुनाव का डेटों का परिवर्तन हुआ है ना, कि परिवर्तन किसी और चीजों को लेकर हुआ है। चुनाव आयोग ने भी यही तर्क दिया है कि त्योहारों की वजह से ही इसको डेट का आदेशन किया जा रहा है। अब ये तर्क देते हैं कि नहीं, हमको समय एक्स्ट्रा मिल जाएगा, सभी दलों को समय एक्स्ट्रा मिल जाएगा। भाई, समय एक्स्ट्रा लेने की जरूरत क्यों आपको पड़ रही है? सब किसी दल ने तो नहीं कहा कि हमको समय ज्यादा चाहिए, आपको समय ज्यादा चाहिए, ये आप नहीं करना चाहिए। आप ये बात स्वीकार कर लीजिए कि हमको समय ज्यादा चाहिए। दीपक जी सुन लीजिए, अमिताभ जी कुछ जवाब दे रहे हैं। एक बात दोहरा रहे हैं, कोई समय मांगने कोई नहीं गया था, त्योहार का हवाला देकर के, ये तो सामान्य बात है, इसको लेकर के क्यों आप उत्तेजित हो रहा है? दूसरी बात, कोई भी तबादला होता है, बीच में ना बोले। आप इस बात को क्यों नहीं कहना चाहते? आपने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सभी सब दल के लोग गए थे, उन्होंने कहा कि हमको चुनाव पीरियड आगे बढ़ानी है। किसी दल ने कभी नहीं कहा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमको आगे बढ़ाना है डेट।
ये बात आप स्वीकार कर लीजिए। बाकी तो कोई सभी दल तो ठीक है, जवाब स्वीकार कर लेंगे तो हम भी अरे स्वीकार कर भाई लेंगे। आप व्यर्थ की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो तबादलों पे अगर आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति जता सकते हैं। किसी भी कर्मचारी अधिकारी को आपको लगता है कि इसको लाया जा रहा है और डेलिबरेटली ये आदमी जो है पक्षपाती हो सकता है, तो आप तत्काल अपना आवेदन लेकर पहुंच जाइए। अरे कुछ और निर्वाचन आयोग को सुनना पड़ेगा, आपकी बात कैसे नहीं सुनेगा वो। जब वो लोग आएंगे तो जरूर हम लोग उसका प्रतिक्रिया देंगे। हाँ, हम चुनाव आयोग में भी जाएंगे, वहाँ हर पीछे जगह मत जाएंगे। हटिएगा, उसको लेकर रोना किस बात का, फिर वहाँ पीछे मत हटिएगा। चलिए ठीक है दीपक जी, आपकी बात आगे। ठीक है अमिताभ कुमार जी, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर उपाध्याय जी, जो योगी जी गए दिल्ली, मोदी से मुलाकात की, लोकसभा चुनाव के बाद 1-to-1 पहली बार 1 घंटे लंबी बातचीत हुई, इसको लेके बहुत जो है कांग्रेस वाले बहुत बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे कि अब जो है अब मोदी जी भी जो है योगी जी के साथ आ गए हैं, तो इससे तो अच्छा ही होगा, इससे तो और मतलब मजबूत हो जाएगी बीजेपी, इसमें क्या दिक्कत है? नवीन जी देखिए, जिस तरह से अमित शाह जी और मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी में अंतर्द्वंद है अंदर अंदर और गुटबाजी बनी हुई है, तो कभी मोदी जी अमित शाह जी के साथ हो जाते हैं तो कभी योगी जी के साथ हो जाते हैं। ठीक है, अगर योगी जी के साथ होंगे तो अमित शाह उनके पुराने पोल जो है धमकाते हैं कि खोल देंगे, जो मुख्यमंत्री थे वो गृह मंत्री थे, उससे फिर अमित शाह की तरफ हो जाते हैं। तो जिस तरह से वो देखते हैं जिधर का पल्ला उधर झुक जाते हैं। अब रह गई, आपने कहा कि चुनाव आयोग या सरकार क्या लाभ है चुनाव टालने से, आप बताइए। कांग्रेस पार्टी ने जो है महाराष्ट्र में वहां डीजीपी को बदलने के लिए बहुत पहले कहा, और इतने दिन बाद निर्णय क्यों हो रहा है? जब आज चुनाव वहां के हाईकोर्ट ने सवेरे फटकार लगाई तब सब निर्णय होने लगे, इनके में हलचल आने लगी, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में। इतना दिन तक क्या कर रहे थे? और झारखंड में जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा, आज कितने दिन पहले हटा दिए वहां डीजीपी को। तो ये संदेह उत्पन्न करता है कुछ इन लोगों का साजिश है, कुछ भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की बात है। आप बताइए, लोकतंत्र में चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य है अधिक से अधिक मतदान हो, तो आप स्नान से लाखों लोग जाते और लाखों लोग जो छुट्टी लेकर आएंगे छठ में, तो निश्चित रूप से हफ्ता के लिए वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि महा बेरोजगारी, महा महंगाई के वजह से जो उत्तर प्रदेश में ये 10 साल में सरकार हमारे युवाओं को ठगने का काम किया है, वो निश्चित रूप से वो गुस्से में जो है साइकिल का बटन दबाते या भाजपा के बटन को छोड़कर किसी दूसरे को दबाते। उस गुस्से को कम होने का मौका मिलेगा जब वो चले जाएंगे। आप हमारे अमिताभ जी कह रहे थे, करे जिसको वोट देना वो आएगा। आप बताइए नवीन जी, स्टेशनों पर, प्लेटफार्म पर हजारों लाखों की भीड़ है, बेचारे छठ पूजा में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो जा कर आएंगे। ये तो हास्यास्पद बात हो रही है कि व्यवस्था करते उत्तर प्रदेश बिहार के पूर्वांचल 7,000 नई ट्रेन चलाई है, 7,000 नई ट्रेनें, भीड़ तो नहीं रह पा रही है नियंत्रित। जिस तरह से हमारे छठ पूजा वासियों के जो है आस्था पर इन्होंने चोट पहुंचाया है, ट्रेन की व्यवस्था न करके, निश्चित रूप से वह वोट के माध्यम से जो है इनको चोट पहुंचाने का काम करते, उसको भी ये गुस्से को कम करने का काम करेगा 1 हफ्ता चाल कर। दूसरी बात, आप ये कहते हैं ये 3 साल हो गया, 3 साल से लगभग 6 लाख नए बीएड अभ्यर्थी बीएड की ट्रेनिंग देकर निकल चुके, और 3 साल पहले तो जितने लाखों आई है, ये 6 लाख नए लगभग। इसके लिए 3 साल में एक भी नियुक्ति इन्होंने अभी प्रक्रिया या नियुक्ति नहीं की है नवीन जी। इससे बेरोजगार जो है अन्य जगह जा जाके अपने जीवन यापन के लिए कभी महाराष्ट्र कभी पंजाब कहीं ठोकरे खा रहे हैं, ऐसे सब बेरोजगारों की स्थिति है। तो वो आए हैं तो निश्चित रूप से गुस्सा बनेगा इनके विरोध में और माहौल बनेगा। तो इन सब सभी चीजों को देखते हुए इन्होंने 1 हफ्ता टाल दिया। अब 1 हफ्ता टालने का मतलब कितने लोग नौकरी से निकाले जाएंगे, कितने की तनख्वाह कटेगी, वो बेचारे चले ही जाएंगे। और वो प्रतिशत जो स्नान, लेकिन वो सारे लोग बीजेपी विरोधी होंगे, ये कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो पीढ़ियों के लोग और गरीब आदिवासी ज्यादातर हैं बेरोजगारों में। नौकरी करने वाले जो है गरीब वर्ग से है जो है, और इनके विरोधी होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य है।
आप कहते हैं, आप भी इस बात को समझते हैं कौन इनका वोटर है कौन नहीं है। 13-14 पर जो स्नान वाले होंगे ज्यादातर, उनके लिए ने यह व्यवस्था कर दिया। और 20 तारीख को टालकर जो इनके विरोधी वोटर लगभग है समाज के, जो युवा, बेरोजगार आदि पीढ़ी के लोग, वो जो है चले जाएंगे और जो है रोजगार के तलाश में। इनको तो डबल लाभ हुआ ना, 10% उधर बढ़ जाएगा और 10% उधर चला जाएगा 20% का। चलिए शमसी साहब जवाब देंगे इस पे। शमसी साहब क्या कहिएगा, बड़ा रोचक तथ्य प्रस्तुत किया है। 500 वोट से 200 वोट से हार जीत जो हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव आयोग बिना भाजपा के लाभ के लिए इधर से इधर चट से मत करने वाली नहीं है, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए शमसी साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मतदाता है, वो कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी हो, लेकिन वोट देना सबसे बड़ा उनका पर्व होता है कि वोट किसी भी हाल में उनको देना होता है, और वो चाहे कोई भी पूजा हो, कोई भी त्योहार हो। जी, भारतीय जनता पार्टी मतदाता निकले ही नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में आप तो यही हार मानते रहे, आपकी जो कमेटी बनी थी। भारतीय जनता पार्टी वोटर मैं पिछली बार आप लोगों ने कंफ्यूज कर दिया था ना, दलित संविधान और वो सब चला के इसलिए नहीं आए थे, ये सब बोलते हैं वो अभी भी है भैया। वो संविधान तो हमेशा खतरा रहेगा जब तक ये रहेंगे। जिन तरह से संवैधानिक संस्थाओं को ये बंधक बनाए हुए हैं, वो हमेशा संविधान पर खतरा रहेगा। सुन तो लीजिए शमसी साहब क्या कर रहे हैं, बोलिए शमसी जी। फलेगा तो जो मतदाता हैं, जिनको ये पता है कि वोट देना है हमको, वो किसी भी हाल में किसी भी समय अगर चुनाव होगा तो वो वोट देने जरूर आएंगे। तो ये समाजवादी पार्टी की दलीलें जो हैं, इसमें न कोई दम है, न इसमें कोई बात करने का मकसद है। बेवजह की कहाँ की बात, 10% बच जाएगा, 5% हो जाएगा, थक जाएंगे, तो बहुत फुल है, बहुत पब्लिक रहेगी, रश रहेगा, ये सारी। लेकिन शमसी साहब यही बात है, चुनाव प्रचार में उठेंगे अगले 1 हफ्ते में, आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। ये सही मंच है, जो देख रहे हैं आपको जवाब दे दीजिए। आपके लिए बेमतलब है। एक हफ्ते का समय हमको भी मिलेगा, 1 हफ्ते का समय इनको भी मिलेगा। इनको और मजबूती मिल जाएगी, भाई ये विपक्ष के हैं, इनको सरकार की और बुराइयां करने का मौका मिल जाएगा। ये और जनता को भ्रमित करें, ये और जनता को बरगलाए, ये और जनता को झूठे बातें करें। इनके लिए तो फायदेमंद है ना भाई, इनके लिए तो फायदेमंद है। इनको तो और कहना चाहिए कि भाई 20 दिन बढ़ा दीजिए, 1 महीना बढ़ा दीजिए। लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से डेट बढ़ने पर ही अपनी हार मान ली है, और इनकी ये समझ में आ गया है कि हम पूरी तरीके से हार चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव ने जो है माननीय राहुल गांधी जी से संपर्क किया, प्रियंका गांधी जी से, और उनसे कहा कि उत्तर प्रदेश में आप कम से कम एक बार चले, प्रचार प्रसार करें। तो उन लोगों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हमको अपनी छवि नहीं खराब करनी, हमको आपके साथ प्रचार नहीं करना है, क्योंकि हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे, हमने तो पहले ही हार मान लिया। और हम अगर आपका प्रचार करने के लिए जाते हैं और आप हार जाते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार होगी। उसके बाद हमारा राजनीतिक कैरियर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो हम आपके प्रचार प्रसार में, और ये कैसा गठबंधन है इनका, हमारी समझ में नहीं आता है कि कहीं साथ में है, कहीं अलग लड़ रहे हैं, कहीं साथ में है, कहीं अलग लड़ रहे हैं। ये गठबंधन जो है, जनता ने पूरी तरीके से 2 शहजादों के गठबंधन को नकार दिया है। प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी की सरकार है, और क्षेत्र की जनता को ये पता है कि ये बाई इलेक्शन है, ये सरकार बनाने का चुनाव नहीं हो रहा है। किन्नों से अखिलेश यादव जीत जाएंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो समझदार जनता जो है वो ये चाहती है कि क्षेत्र में जहाँ पर समाजवादी पार्टी विपक्ष के विधायक सांसद प्रतिनिधि है, उनके बदले अगर सत्ता का कोई विधायक आता, सत्ता का प्रतिनिधि चुना जाता है, तो हमारे क्षेत्र में विकास होगा, हमारे क्षेत्र को जो है तो आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो वो चाहते हैं कि हम भी सत्ता के साथ जुड़ जाएं। और बाई इलेक्शन जो होता है उसको कहा भी जाता है यही कि सत्ता का चुनाव होता है, सत्ता के लोग ही ज्यादा जीतते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है। इनकी बेचैनी ये है कि इनका जो वोट बैंक था वो पूरी तरीके से डगमगा चुका है। लगातार इनको हार मिल रही है, लगातार हार मिली। हाँ, इनका रोजगार छिन गया था, तो वो थोड़ी सीटें आने के बाद, लोकसभा में सीटें आने के बाद आपने देखा कि इनके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अपराधियों ने सर उठाना शुरू कर दिया। फिर तो उनको ये लगने लगा, ये मुगालते में आ गए कि कहीं 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार तो नहीं आ जाएगी। तो ये दबे कुचले हुए अपराधी थे, उन्होंने लगातार कभी अयोध्या में जो है रेप किया, कभी कन्नौज में रेप किया, कभी वहां बलात्कार किया, कभी यहाँ किया। तो इस तरीके के अपराधी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के निकलने लगे, लेकिन वो भूल गए थे कि प्रदेश में योगी सरकार है। ठीक है, ये बात शमसी जी आप कह चुके हैं पहले। उपाध्याय जी ये नई बात कह रहे हैं, राहुल गांधी जी नहीं आएंगे चुनाव प्रचार में यूपी में। ये बात थोड़ा बता दीजिए, इसमें क्या है? अच्छा नवीन जी, आप ज्यादा जानते हैं कि उपचुनाव में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, खासतौर से राहुल गांधी जी कहाँ जाते हैं भाई?
अब वायनाड की आप बात करेंगे तो वायनाड में उनकी बहन प्रियंका जी का चुनाव है, वायनाड से वो सांसद रहे हैं, तो वहां की मतदाताओं के को मांग पर चले जा रहे हैं। उपचुनाव में कहाँ जाते हैं, ये बात अलग है कि मोदी जी अभी कांग्रेस लड़ रहे तो आते हैं ना कब चुनाव में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में गली गली घूमते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कोई बात नहीं है, जहां जरूरत होगी वहां जाएंगे ही। अरे उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के संगठन के साथ मिलकर खुदे इनकी हालत पतली है, इनको चुनाव टालना पड़ जा रहा है। ठीक है, चुनाव आयोग के फैसले को लेकर तमाम जो है अभी राजनीति शुरू होने वाली है उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में जो है इसका मुजाहरा यहाँ पर दिख गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।